नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं जैव अणु, जिसमें हमने लगभग 2 लेक्चर आपको कवर कर दिए हैं। सो दोस्तों, हमारा ये चौथा लेसन चल रहा है और आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4.3 जैव अणु के बारे में। दोस्तों, हमने बात करी थी जैव अणु को हम लोग बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। फिर हमने वहां पर ये देखा था कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, जैव अणु में हमको किन किन फैक्टर्स को पढ़ना है, ये सारी बातें करी थी। फिर हमने पिछले लेक्चर यानी 4.2 में दोस्तों हमने ये देखा था कि ग्लूकोज क्या होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण क्या होते हैं और इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। और दोस्तों, वहीं पर हमने ये भी देखा था कि ग्लूकोज की संरचना क्या होती है। ग्लूकोज की संरचना में हमने 3 संरचनाएं बनवाई थी, आप उन तीनों में से किसी को भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें कई सारे क्वेश्चन हम ऐसे भी कराएंगे जो आपके लगभग 2 नंबर में आते रहते हैं। ठीक है। सो दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है ग्लूकोज की रिंग संरचना। ठीक है। जैसे हमने पिछले लेक्चर में आपसे बात करा था कि ग्लूकोज की संरचना कैसी होती है, आज हम बात करेंगे ग्लूकोज की रिंग संरचना के लिए। ग्लूकोज की रिंग संरचना कैसे बनाई जाएगी इसको देखते हैं और बनाते हैं ग्लूकोज की रिंग संरचना। तो दोस्तों, ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता है, C6H12O6 होता है। कार्बन कितने होते हैं? 6। चलिए ग्लूकोज का एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, C6H12O6। ठीक है, ये क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला। अब ग्लूकोज की संरचना बनाते हैं। C, एक बार C 2, 3, 4, 5 और 1, 6। ये हमने क्या कर लिया दोस्तों? ग्लूकोज बना लिए। अब संरचना में हमने इस तरीके की संरचना आपको बनवाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे पिछले लेक्चर को एक बार फिर से देख लेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। फिर दोस्तों, यहाँ क्या करते थे? यहाँ एक OH लगाते थे, यहाँ क्या करते थे? एक H लगाते थे। फिर यहाँ क्या करते थे दोस्तों? H लगाते थे। इस साइड में क्या लगाते थे? OH लगाते थे। यहाँ क्या करते थे? OH लगाते थे। यहाँ पर क्या करते थे? H लगाते थे। यहाँ क्या करते थे? OH और यहाँ पर H लगाते थे। नीचे क्या लिख देते थे? CH2OH। दोस्तों, ये क्या है? ये ग्लूकोज की संरचना है। ये क्या है? ग्लूकोज है। अब दोस्तों, इसको कौन सा ग्लूकोज हम बोलते हैं? ठीक है। सो दोस्तों, इसका नाम होता है D+ ग्लूकोज। अब दोस्तों, D का मतलब क्या होता है? D का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। D का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो का मतलब सबने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब होता है दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त यानी दाईं तरफ घूमने वाले को क्या कहते हैं? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब ये रोटेटरी कैसे होगा, यानी ये कैसे घूर्णन करेगा? सो हमारा अगला टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे, अभी इसी में हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं परिवर्ती घूर्णन। सो वहां पर हमको समझ में आ जाएगा ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कैसे ये रोटेट करता है या कैसे ये घूर्णन करता है। सो दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? ये ग्लूकोज की एक संरचना है, इसका नाम होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, यानी इसको क्या बोलते हैं? D+ ग्लूकोज। जैसा कि सबने लोअर क्लासेस में थोड़ा बहुत देखा होगा कि उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकोज कैसे होते हैं? अल्फा ग्लूकोज होते हैं और बीटा ग्लूकोज होते हैं। अब अल्फा कैसे बनेगा और बीटा कैसे बनेगा, इसके बारे में देखते हैं। सो दोस्तों, अब देखिए हम यहाँ पर क्या चेंज करने वाले हैं। अब दोस्तों, हम बनाएंगे अल्फा D+ ग्लूकोज। वो कैसे बनेगा? सिंपल सी बात है। कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन है। 6 कार्बन यहाँ बना लेते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 1 6 कार्बन। गिनिए जरा, 1 2 3 4 5 और 1 6 कार्बन हमने बना लिया। अब हमको करना क्या है दोस्तों? जहां पर भी हम डबल बॉन्ड देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है? वो डबल बॉन्ड टूट सकता है। और किस में टूटेगा? सिंगल बॉन्ड में टूटेगा। अब ये वाला हम डबल बॉन्ड तोड़ेंगे। ठीक है। जब ये डबल बॉन्ड तोड़ेंगे और ये वाला OH कहाँ लेके आएंगे? ऊपर लेके आएंगे। और जो O है उसको कहाँ रखेंगे? दोस्तों, हमने क्या किया? ये डबल बॉन्ड आपका तोड़ दिया। जब डबल बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ वाला जो O है वो कहाँ आ जाएगा? इस वाले O को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं। और कार्बन नंबर 5 यानी C5, ये जो कार्बन नंबर 5 पर जो OH लगा हुआ है, अल्कोहलिक जो ग्रुप लगा हुआ है, इसको कहाँ लगा देंगे?
पहले नंबर वाले कार्बन के साथ हम इसको क्या कर देंगे, लगा देंगे। कुछ नहीं किया, केवल हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड तोड़ा है। ये डबल बॉन्ड का जो डबल बॉन्ड जो टूटा वो सिंगल बॉन्ड में टूटा, हमने सिंगल बॉन्ड दिखा दिया। अब ये सिंगल बॉन्ड में जब टूटा, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, ये कार्बन नंबर 5 यानी ये 5वां कार्बन है, इस वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। और ये वाला OH कहाँ चला जाएगा, ये वाला OH ऊपर चला जाएगा। बाकी जैसा लिखा है आप वैसा ही लिख देंगे। यहाँ पर H लिखा है दोस्तों, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, H लिख दिया। यहाँ OH लिखा था, यहाँ हमने OH कर दिया। यहाँ क्या लिखा है, H लिखा है, H लिख दिया। फिर यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ पर OH लिखा है, हमने OH लिख दिया। इस साइड में क्या था, H था, H लिख दिया। यहाँ पर क्या रहेगा, OH रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, H रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, H लिखा हुआ है, हमने लिख दिया। और नीचे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, CH2OH। अब दोस्तों इसका नाम क्या होगा, ये क्या है, इसको बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। उम्मीद करते हैं दोस्तों अल्फा डी प्लस ग्लूकोज आपको समझ में आया होगा। करना क्या था, डबल बॉन्ड तोड़ना था। जो डबल बॉन्ड टूटेगा वो सिंगल बॉन्ड में टूटेगा। यहाँ पर जो ऑक्सीजन लगा था वो कहाँ जाएगा, कार्बन नंबर 5 कार्बन नंबर हम कैसे जानेंगे, आप चाहें तो नंबरिंग भी कर सकते हैं इसको। 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये 6 कार्बन हो गया। ये वाला डबल बॉन्ड टूटा, 5 वाले कार्बन के साथ क्या करेगा, ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा। और OH जो होगा वो नंबर ऑफ फर्स्ट कार्बन के पास चला जाएगा। और इस संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, डी प्लस ग्लूकोज। यानी यही क्या है, ग्लूकोज की रिंग संरचना। कैसी संरचना है, ग्लूकोज की रिंग संरचना। उम्मीद करते हैं दोस्तों रिंग संरचना यानी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज कैसे बनेगा आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जब एक बार अल्फा बनाना आप सीख गए तो आप बीटा बनाना बहुत ही इजीली सीख जाएंगे। वो कैसे होगा, आइए दोस्तों देखते हैं बीटा ग्लूकोज कैसे बनेगा। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं, जैसे लिखा हुआ है कार्बन 6 थे, 6 कार्बन हमने लिख दिए। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और एक 6 कार्बन। ठीक है, अब दोस्तों बीटा कब बनाएंगे, बीटा बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे लिखा हुआ है आप उसको वैसे ही लिख दीजिए। चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर OH लिखा था, OH लिख दिया। यहाँ पर H लिखा था, H लिख दिया। यहाँ OH था, OH कर दिया। यहाँ पर क्या है, H है। यहाँ पर क्या था, H था। इस साइड में OH था, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है। यहाँ से क्या था, ऑक्सीजन ने क्या किया था दोस्तों, बॉन्ड बनाया था। हमने ऑक्सीजन से बॉन्ड बना दिया। ये नंबर ऑफ कार्बन का 5 था। नीचे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, CH2OH। और दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा H। अब दोस्तों आप कहेंगे सर ये तो अल्फा ही ग्लूकोज हो गया, लेकिन बिल्कुल सही बात है। ये क्या है, ये भी अल्फा ग्लूकोज है, ये भी अल्फा ग्लूकोज है, लेकिन हमको बनाना कैसा है, बीटा बनाना है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। अब ये जो बीटा डी प्लस ग्लूकोज बनेगा उसकी संरचना हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, कुछ नहीं करना है। जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है उसमें OH किस साइड में है, तो ये OH जो है वो राइट साइड में, किस साइड में है, राइट साइड में। ठीक है, किस साइड में है, राइट साइड में है। अब ये वाले OH को अगर हम यहां लगा देंगे तो कैसा बन जाएगा, बीटा बन जाएगा। यानी जो ये OH यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर OH नहीं करना है, यहां पर क्या कर देना है, H कर देना है। और यहां पर क्या कर देना है, OH कर देना है। यानी हमने चेंज क्या किया, ये OH को हमने इस साइड भेजा और ये वाला H जो है वो इस साइड चला आया। तो ये हमारी संरचना किस में चेंज हो गई, बीटा डी प्लस ग्लूकोज में चेंज हो गई। उम्मीद करते हैं दोस्तों चीजें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। एक बार इसको क्या करेंगे, वीडियो को फिर से देखेंगे। करना कुछ नहीं है, हमको ग्लूकोज की संरचना पता थी, ग्लूकोज की संरचना से हम रिंग संरचना में कैसे जाएंगे, कुछ नहीं करना है। जो डबल बॉन्ड था उसको तोड़ना है, कार्बन 5 के साथ ऑक्सीजन को लगा देना है। बचा हुआ OH जो यहाँ वाला होगा, 5वें नंबर वाला कार्बन का OH जो होगा वो पहले नंबर वाले कार्बन के साथ OH लग जाएगा। अल्फा कब होगा, जब OH किस साइड में होगा, राइट साइड में होगा। और बीटा कब होगा, जब OH के साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा। ये तो हुआ हमारा राइट और हमारा लेफ्ट। ठीक है,
अब हम बात करते हैं ये क्या हुआ सर, ये राइट साइड है, जब ये राइट साइड में जाएगा तो अभी क्या बोलते हैं उसको, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। यानी डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब होता है दक्षिणावर्त, ठीक है, और लीवो रोटेटरी का मतलब होता है वामावर्त। और जहां पर भी प्लस लगा होता है, प्लस का भी मतलब यही होता है कि वो दाईं तरफ घूम रहा है। किस साइड में घूम रहा है, दाईं तरफ घूम रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ग्लूकोज की रिंग संरचना आसानी से समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं, ग्लूकोज की एक संरचना और होती है जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ग्लूकोज की पाइरेनोज संरचना। वो पाइरेनोज संरचना हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में भी देखेंगे दोस्तों, वो भी बहुत ही आसान है, उसको देखते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पाइरेनोज संरचना बनाना। तो जैसा कि हमने हेडिंग बना लिया है ग्लूकोज की पाइरेनोज संरचना, और दोस्तों हमको यहाँ पर यह भी पता चल चुका है ग्लूकोज जो होते हैं वो अल्फा भी होते हैं और बीटा भी होते हैं। यानी जो ग्लूकोज की पाइरेनोज संरचना हम जो बनाएंगे वो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के लिए भी बनाएंगे और बीटा डी प्लस ग्लूकोज के लिए भी बनाएंगे। अल्फा में क्या था सर, OH राइट साइड में था, बीटा में क्या था, OH लेफ्ट साइड में था। सिंपल सा इतना सा अंतर था, बाकी कोई ज्यादा अंतर वहां पर नहीं था। अब दोस्तों बनाने जा रहे हैं ग्लूकोज की पाइरेनोज संरचना। जो पाइरेनोज संरचना बनती है वो कुछ इस प्रकार से बनती है। पहले ऐसे करते हैं, फिर यहाँ पर क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन, फिर इसको ऐड कर देते हैं। ये क्या हो गई दोस्तों, ग्लूकोज की पाइरेनोज संरचना, ठीक है। एक संरचना यहाँ पर और बना लेते हैं, क्योंकि ये तो हो गई अल्फा के लिए हम दिखा देंगे, बीटा के लिए भी देख लेते हैं कैसे बनेगी। पर हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन कर दिया, इसको ये ले जाकर नीचे क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। दोस्तों ये संरचना हमने अल्फा ग्लूकोज के लिए बना लिया, ये बीटा ग्लूकोज के लिए। अब अल्फा कैसे जानेंगे, बीटा कैसे जानेंगे, इसके बारे में देखते हैं। यानी अब दोस्तों सबको पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। यानी कार्बन की संयोजकता कितनी, 4। और सबने पढ़ा होगा जो हर ज्वाइंट होते हैं, बॉन्ड के जो ज्वाइंट होते हैं वहां पर क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर कार्बन मान लेते हैं, या कार्बन तो होगा ही, यहाँ पर जो कार्बन होगा इसकी वैलेंसी अभी कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 2 है। यानी एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 2 ही बॉन्ड बना सकता है। यानी यहाँ पर सॉरी, एक कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। लेकिन इस वाले कार्बन के पास कितने बॉन्ड बने हैं, अभी केवल 2 बॉन्ड बने। इसका मतलब यहाँ पर 2 बॉन्ड की कमी है, तो 2 बॉन्ड हमने यहाँ पर बना दिए। इस कार्बन की बात करेंगे, सर यहाँ पर जो कार्बन होगा इसके पास कितने बॉन्ड हैं, 1 बॉन्ड ये है, 1 बॉन्ड ये। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। यानी इसके पास कितने बॉन्ड कम है, आप कहेंगे सर इसके पास 2 बॉन्ड की कमी है। यानी 1 बॉन्ड हमने यहाँ बना दिया, 1 बॉन्ड यहाँ बना दिया। देखिए इस वाले कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड हो गए। इस कार्बन की बात करेंगे, यहाँ पर जो कार्बन होगा इसके पास भी कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड हैं। कितने बॉन्ड कम है, आप कहेंगे सर 2 बॉन्ड की कमी है। चलिए 2 बॉन्ड हमने यहाँ पर बना दिए। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 बॉन्ड की कमी थी, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड बना दिए, और इसी तरीके से यहाँ पर भी कमी थी, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड बना दिए। दोस्तों ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। गिनिए देखिए, एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन ये हो गया, ये तीसरा कार्बन हो गया, ये चौथा कार्बन हो गया, ये 5वां कार्बन हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं छठा कार्बन कहाँ जाएगा, छठा कार्बन भी बनेगा। 5वें कार्बन के बाद दोस्तों क्या लिखा होता है, CH2OH लिखा होता है। तो यहाँ पर ये कौन सा कार्बन हो गया, कार्बन नंबर 6। कैसे लिखा होता है देखिए जरा, क्या लिखते थे, CHO, नीचे CHOH, 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 CH2OH। देखिए ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन और छठा कार्बन। 5वें कार्बन के बाद कौन सा कार्बन होता है, 5वें कार्बन के बाद दोस्तों हमने कौन सा कार्बन बना दिया, CH2OH वाला बना दिया। यानी ये क्या है, ग्लूकोज की एक संरचना है। अब इसको अल्फा कैसे बोलेंगे और बीटा कैसे बोलेंगे, ठीक है। जैसा ऐसे यहाँ पर बना हुआ है ऐसा ही यहाँ पर बना लेते हैं। इसके पास भी कितने बॉन्ड बनेंगे सर, 2 बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पर भी 2 बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड बनेंगे, और यहाँ पर भी 2 बॉन्ड बनने हैं, और यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, 2 बॉन्ड बन जाएंगे। दोस्तों ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, यहाँ पर 5वां कार्बन, और ऊपर क्या जाएगा, CH2OH। ये कौन सा कार्बन हो गया, ये छठा कार्बन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे अल्फा में जाएंगे, कैसे बीटा में जाएंगे, इसको हटाते हैं। दोस्तों अल्फा की बात करें, जब आप बोलेंगे इसको अल्फा डी प्लस ग्लूकोज,
क्या बोलेंगे, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को ऊपर रखना है और OH को नीचे रखना है, कुछ नहीं करना है। हाइड्रोजन को आप ऊपर रखिए और हाइड्रोक्साइड को नीचे रखेंगे। बेटा ये चीजें वेल डिफाइन होती हैं, ये संरचना है, इसमें आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, तो आपको वही याद करना है, वही पढ़ना है कि वाटर का फॉर्मूला H2O होता है। आप ये नहीं कहेंगे सर इसका फॉर्मूला क्या हम O2H लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर नहीं लिख सकते। यानी वाटर का फॉर्मूला अगर H2O होता है तो आप H2O ही बोलेंगे। ऐसे ही जो D प्लस ग्लूकोज है, अल्फा D प्लस ग्लूकोज की जो पाइरानोज संरचना है वो यही संरचना होती है, इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। यहां पर क्या क्या, H ऊपर रखा, OH नीचे रखा। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, OH यहां लगाएंगे, H को ऊपर लगाएंगे। अब यहां क्या करेंगे, H यहां लगाएंगे, OH यहां पर लगा देंगे। अब इसमें क्या करने वाले हैं, H यहां रखेंगे, OH यहां रखेंगे, यहां क्या कर देंगे, H। ठीक है, क्या होता है, COH H बनाते थे, अब यहाँ क्या करते थे, COH H हो गया, यहाँ पर HOH हो गया, यहाँ पर भी HOH हो गया, CH2OH और H हो गया। ये क्या है, ग्लूकोज की पाइरेनोज संरचना। कौन से ग्लूकोज की पाइरेनोज संरचना है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज की पाइरेनोज संरचना। बीटा की बात करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं चेंज होने वाला। जो पहले नंबर वाले कार्बन पर ही तो हम चेंज करते थे, सारी चीजें कहाँ चेंज करते थे, पहले नंबर वाले कार्बन पर हम चेंज करते थे। ठीक है, जब हम पहले नंबर वाले कार्बन पर चेंज करते थे तो OH को क्या करते थे, OH को ही चेंज करते थे। यहां पर क्या किया हमने, OH को नीचे किया। जब बीटा बनाएंगे तो OH कहां रख देंगे, ऊपर रख देंगे, और H कहां रख देंगे, नीचे रख देंगे। ये क्या हो जाएगा, बीटा। बाकी चीजें जैसे हैं वैसे ही लिख देंगे। OH यहां लिखा था, H यहां लिखा था, यहाँ पर क्या था, H यहाँ लिखा था, OH यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर क्या है, OH यहाँ पर लिखा था, H यहाँ पर सर लिखा था, यहाँ पर क्या है, H है। अब ये किस में चेंज हो गया, बीटा डी प्लस ग्लूकोज में। यानी ये क्या है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो दोस्तों जैसा कि आपने पहले देखा कि हमने ग्लूकोज की रिंग संरचना बनाई। रिंग संरचना में हमने देखा जो ऑक्सीजन होता है वो बॉन्ड बनाता है किसके, कार्बन नंबर 5 के साथ। अब ये वाला ऑक्सीजन जो जुड़ा हुआ है, ये पहले नंबर का ऑक्सीजन किस नंबर के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 5वें नंबर के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा ही हमने रिंग संरचना में देखा था। ठीक है, अब ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है, पहले वाले के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें अल्फा कब हुआ, जब OH को हमने नीचे रखा और H को ऊपर रखा, तो क्या हुआ, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज हुआ। इसमें भी क्या किया सर, बीटा कब हुआ, जब OH को ऊपर रखा, H को नीचे रखा, और ये पहले वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, किसके साथ, कार्बन नंबर 5 के साथ। तो दोस्तों रिंग संरचना और पाइरेनोज संरचना दोनों एक दूसरे से मिलती हुई हैं। कोई संरचना को आप स्किप नहीं करेंगे। कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि ग्लूकोज की पाइरेनोज संरचना बनाइए, कुछ नहीं करना है, केवल आपको यह संरचना बना देनी है, बस कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कितना आसान क्वेश्चन है। या क्वेश्चन आ सकता है ग्लूकोज की रिंग संरचना बनाइए। ठीक है, सो रिंग संरचना बनाना भी हमें दोस्तों आता है और पाइरेनोज संरचना बनाना भी हमें आता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, जैसा हमने बोला था डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, ये सारी चीजें कैसे आएंगी। तो हमने बोला था एक टॉपिक हम आपसे डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक का नाम है परिवर्ती घूर्णन। क्या होता है ये परिवर्ती घूर्णन, इसको इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन। ये दोस्तों बीएससी में भी आपको काम करेगा। सो वो म्यूटा रोटेशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। आइए दोस्तों इसको हटाते हैं और लिखते हैं म्यूटा रोटेशन आखिरकार क्या होता है। दोस्तों देखते हैं परिवर्ती घूर्णन क्या होता है। लिखा हुआ है परिवर्ती घूर्णन। परिवर्ती घूर्णन को दोस्तों बोलते हैं म्यूटा रोटेशन, जैसा कि हमने अभी आपको बताया था। अब दोस्तों हमने ग्लूकोज कौन से पढ़े, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। सो यहाँ पर परिवर्ती घूर्णन में हम पहले किसके लिए बात कर लेते हैं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के लिए बात कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है पहले एक बार पढ़ लेते हैं। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज को जल में घोलकर ताजा बनाए हुए जलीय विलयन का विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन, यानी इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन प्लस 112 डिग्री होता है। यानी इन्होंने सबसे पहले क्या बताया
कहा कि आप अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का ताजा जली विलयन बनाइए, यानी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज को जब आप जल में घोलेंगे, ये सारी चीजें आप घर में नहीं कर सकते, कहाँ होती है, लैब के अंदर होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई हैं, तभी यहाँ पर बताया गया है कि जब अल्फा डी प्लस ग्लूकोज को जल में ताजा घोला जाता है तो जो विलयन बनता है उसका जो विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन होता है, उसका जो विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन होता है जिसको हम स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं, वो कितना होता है दोस्तों, 112 डिग्री होता है। ध्यान रखेगी इस डिजिट को, कितना होता है, किसी अल्फा डी प्लस ग्लूकोज को जल में घोलकर जब उसको जल में ताजा घोला जाता है और जो विलयन बनाया जाता है उसका विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन का मान कितना होता है, 112 डिग्री। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये डेक्स्ट्रो की बात करता है, यानी दाईं तरफ की बात करता है, ठीक है। सो इसीलिए यहां पर क्या लगाया, प्लस लगाया, प्लस 112 डिग्री होता है। यहां तक समझ में आ गया। फिर कह रहा है विलयन को रख देने पर, यानी अब आपने क्या किया, विलयन को रख दिया, ठीक है। विलयन को रख देने पर उसकी ध्रुवण घूर्णन क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है और अंत में प्लस 52.5 यानी 52.5 हो जाती है, तथा यह मान स्थिर रहता है। यानी पहले था 112 डिग्री, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कम हुआ, कितना कम हो गया, प्लस 52.5 डिग्री तक कम हुआ। लेकिन फिर वो 52.5 डिग्री पर या 52.5 डिग्री पर वो क्या हो गया, स्थिर हो गया, यानी अब इससे नीचे कम नहीं होगा, ठीक है। सो स्थिर रहता है। विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन के मान में यह परिवर्तन ही परिवर्ती घूर्णन कहलाता है। दोस्तों अब समझ में आ गया होगा कि अल्फा डी प्लस ग्लूकोज होता है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज होता है। जब आप अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का ताजा जली विलयन बनाएंगे तो उसके विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन यानी स्पेसिफिक रोटेशन का मान जो होगा प्लस 112 डिग्री होगा। फिर आप विलयन को थोड़ी देर के लिए क्या कर देंगे, रख देंगे। जब आप रखेंगे तो देखेंगे पहले उसका ध्रुवण घूर्णन का मान कितना था, 112 डिग्री, फिर धीरे 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 क्या हुआ, कम हुआ, और कितना कम हुआ, प्लस 52.5 डिग्री पर आकर क्या हो गया, वो रुक गया। रुकने का मतलब वहां पर वो स्थिर हो गया, ठीक है। जब स्थिर हुआ, स्थिर का मतलब होता है उससे नीचे वो कम नहीं हो सकता है। सो इसी मान में जो ये परिवर्तन आया है, यानी इसके बीच का जो गैप होता है, इसे ही हम बोलते हैं परिवर्ती घूर्णन। क्या बोलते हैं, परिवर्ती घूर्णन यानी म्यूटा रोटेशन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अब इसको शॉर्ट में कैसे समझ सकते हैं, आपने क्या लिया, देखिए इसको सिर्फ समझना है। आपने अल्फा डी प्लस क्या लिया, ग्लूकोज लिया। जब आपने अल्फा डी प्लस ग्लूकोज लिया तो इसके ध्रुवण घूर्णन का मान कितना था, 112 डिग्री था, ठीक है। फिर आपने क्या किया, रख दिया, क्या, विलयन रख देने पर। जब विलयन आपने रख दिया तो विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन का मान कितना हो गया, 52.5 डिग्री हो गया। ये क्या हो गया, स्थिर हो गया, और इसे ही क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन यानी परिवर्ती घूर्णन बोलते हैं। अब दोस्तों ये हमने सिंगल लाइन में याद कर लिया कि इस तरीके से होगा। अब इसको अगर हमको एक्सप्लेन करना होगा तो हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गया सर अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के लिए। अब दोस्तों बीटा डी प्लस ग्लूकोज के लिए जैसे हमने सिंगल लाइन में लिखा है वैसे ही हम लिखेंगे। फिर आप अपने आप से खुद ही इसकी थ्योरी निकाल लेंगे कि इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। सो दोस्तों हम बीटा डी प्लस ग्लूकोज के लिए क्या लिखेंगे, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। बीटा डी प्लस ग्लूकोज जब आप उसका ताजा जली विलयन बनाते हैं तो उसके विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन का मान होता है 19 डिग्री, ठीक है। फिर आप विलयन को क्या कर देते हैं, रख देते हैं। रख देने पर उसके विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन का मान हो जाता है 52.5 डिग्री, और यहाँ पर वो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इसे ही क्या बोलते हैं, इसके मान में परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, परिवर्ती घूर्णन। अब इस लाइन को हम इस लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सो हम क्या बोलेंगे कि बीटा डी प्लस ग्लूकोज का ताजा जली विलयन बनाने पर उसके विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन का मान कितना होता है, प्लस 19 डिग्री होता है। फिर विलयन को कुछ समय के लिए रख देने पर उसका मान धीरे धीरे कम हो जाएगा कि बढ़ेगा। तो आप कहेंगे सर पहले 19 था बाद में 52.5 हो गया, इसका मतलब मान क्या हुआ,
बढ़ गया। इसका मान क्या हो जाता है, विलयन को रख देने पर उसका विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और कितना बढ़ता है, और अंत में 52.5 डिग्री हो जाता है, जो मान या क्या होता है, स्थिर रहता है। तथा विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन या विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन के मान में यह परिवर्तन ही क्या कहलाता है, परिवर्ती घूर्णन कहलाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के बारे में लिखे या बीटा डी प्लस ग्लूकोज के बारे में लिखेंगे, दोनों चीजें आप आसानी से कर ले जाएंगे। करना क्या था, कुछ नहीं करना था। अल्फा डी प्लस ग्लूकोज जब आपने अल्फा डी प्लस ग्लूकोज का विलयन बनाया तो क्या हुआ, तो जो विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन का मान है वो क्या हुआ, बढ़ा कि कम हुआ। तो आप कहेंगे विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन का मान क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन जब आपने बीटा डी प्लस ग्लूकोज का बनाया तो विशिष्ट ध्रुवण घूर्णन का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये अंतर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं इनको अगर हम मिला दें तो क्या होगा, यानी जब हम अल्फा डी प्लस और बीटा डी प्लस ग्लूकोज को आपस में मिलाकर एक विलयन बनाते हैं तो जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के होते हैं अणु वो किस में चेंज हो जाते हैं, बीटा डी प्लस में चेंज हो जाते हैं। और बीटा डी प्लस वाले किस में चेंज हो जाते हैं, अल्फा डी प्लस में चेंज हो जाते हैं। और अंत में इनका मान क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये एक साम्य अवस्था की पोजीशन पर आ जाते हैं, इसीलिए इनका मान क्या होता है, 52.5 डिग्री क्या होता है, स्थिर होता है। फिर वो चाहे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज के लिए हो या बीटा डी प्लस ग्लूकोज के लिए हो। दोस्तों जो भी हमने यहाँ पर बोला हुआ है ये सारी चीजें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। और दोस्तों वो नोट्स आपको कहाँ मिलेगा, सभी को पता है दोस्तों, वो नोट्स आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाएंगे नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करेंगे और नोट्स को रिसीव कर लेंगे। ये सारी चीजें जो हमने यहाँ पर समझाई हुई हैं, अल्फा डी प्लस के बारे में हमने रिटन में लिख दिया है, फिर हमने बीटा डी प्लस को शॉर्ट में समझा दिया है, वहां पर हमने लॉन्ग मेथड में भी आपको बताया हुआ है कि बीटा डी प्लस कैसे होगा, फिर हमने ये भी बताया है कि इनके मान कैसे स्थिर होंगे। ये भी सारा चीजें डिस्कशन वहां पर किया हुआ है। जैसा कि हमने यहाँ पर चीजों को समझ लिया है तो वहां पर हमको पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इन केस अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों हमारे दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ और नए टॉपिक। वो टॉपिक क्या है, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और इसको पहले हटाते हैं। दोस्तों आप हमारा अगला टॉपिक लिखा हुआ देख रहे होंगे, मेरे पीछे लिखा हुआ है ग्लूकोज और स्टार्च में अंतर। स्टार्च के बारे में भी पता है, स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 का होल एन। स्टार्च के बारे में हमने क्या बताया था, जिसके बाहर होल एन लगा होगा उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। यानी स्टार्च क्या होता है, पॉलीसेकेराइड, और ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड। ठीक है, सो ग्लूकोज और स्टार्च में क्या अंतर है, इनमें हम कौन कौन से अंतर कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने अंतर को यहाँ पर स्पष्ट किया हुआ है। एक साइड में लिखा हुआ है परीक्षण, एक साइड में ग्लूकोज और एक साइड में स्टार्च। परीक्षण का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करने पर हमको क्या मिलेगा। दोस्तों पहला परीक्षण दिया हुआ है कि पदार्थ के जलीय विलयन में, यानी आपको यह देखना है कि एक पदार्थ आपको दिया जाएगा, आप ये बताइए कि ये ग्लूकोज होगा कि स्टार्च होगा। तो वो आप कैसे करेंगे, तो आपका क्या लिखा हुआ है, पदार्थ के जलीय विलयन में, यानी जो पदार्थ आपको दिया गया है उसका आप पहले क्या बनाइए, जलीय विलयन बनाइए। पदार्थ के जलीय विलयन में फेहलिंग विलयन, नाम सुना होगा सबने, फेहलिंग विलयन डालकर गर्म करने पर, नाम तो सुना होगा, नाम तो सुना होगा का मतलब शहंशाह नहीं है। ठीक है, फेहलिंग विलयन है, यानी पदार्थ के जलीय विलयन में फेहलिंग विलयन डालकर गर्म करने पर, जब आप फेहलिंग विलयन डालकर गर्म करते थे तो आप क्या देखते थे, ग्लूकोज कैसा रंग देता था। तो आप बताएंगे सर वो लाल अवक्षेप देता था। ठीक है, कैसा अवक्षेप देता था, लाल अवक्षेप। यानी ग्लूकोज क्या करता है सर, किस चीज का लाल अवक्षेप देता था, Cu2O का लाल अवक्षेप देता है, लाल अवक्षेप देता है। दोस्तों जिसने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज जाकर अपनी पिछले वीडियो को देख लेंगे, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि फेहलिंग विलयन के साथ हमने रिएक्शन भी आपको कराई है और वहां पर भी हमने बताया था ये रिएक्शन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो दोस्तों क्या देखा, आपको पदार्थ दिया गया, ठीक है,
पदार्थ का आपने क्या बनाया, जलीय विलयन बनाया, फिर आपने उसमें फेलिंग विलयन डाला। जैसे ही फेलिंग विलयन डाला और हल्का सा अगर आपने गर्म किया और अगर पदार्थ का क्या हुआ, Cu2O का लाल अवक्षेप यानी लाल अवक्षेप बन गया, तो वहां पर कौन सी चीज निश्चित हो जाएगी, ग्लूकोज। अगर लाल अवक्षेप बन गया तो ग्लूकोज होगा, और स्टार्च क्या होता है, लाल अवक्षेप नहीं देता है। तो दोस्तों जैसे ही जलीय विलयन बनाया, फेलिंग विलयन डाला, फेलिंग विलयन डालकर जैसे ही आपने गर्म किया, अगर उसने लाल अवक्षेप दिया तो इसका मतलब वो क्या होगा, ग्लूकोज होगा। अगर वो लाल अवक्षेप नहीं दे रहा है तो वो क्या होगा, स्टार्च होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं आगे, दूसरा परीक्षण कह रहा है पदार्थ के जलीय विलयन में टालन अभिकर्मक डालकर गर्म करने पर, फेलिंग विलयन डालकर गर्म करके देख लिया, या आप टालन अभिकर्मक डालकर गर्म करके देख लीजिए। जब आप टालन अभिकर्मक की ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कराते थे तो आपको कैसा अवक्षेप मिलता था, आप कहेंगे सर हमको काला अवक्षेप मिलता था। किस चीज का काला अवक्षेप मिलता था, Ag का, यानी सिल्वर का काला अवक्षेप देता है। यानी अगर ग्लूकोज होगा तो वो किसका काला अवक्षेप देगा, सिल्वर का काला अवक्षेप देगा। अगर वो स्टार्च होगा तो काला अवक्षेप नहीं देगा, यानी काला अवक्षेप नहीं देता है, अवक्षेप नहीं देता है। यानी आप या तो फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया कराइए, अगर लाल अवक्षेप दिया तो ग्लूकोज होगा, लाल अवक्षेप नहीं दिया तो स्टार्च होगा। या तो आप टालन अभिकर्मक के साथ रिएक्शन करा लीजिए, अगर वो काला अवक्षेप दे रहा है तो ग्लूकोज होगा, अगर काला अवक्षेप नहीं देगा तो ग्लूकोज नहीं होगा। नेक्स्ट परीक्षण दोस्तों है पदार्थ के जलीय विलयन में आयोडीन डालने पर। अब आप क्या करिए, ये दोनों टेस्ट आप करना है तो करिए, वरना अगर आयोडीन का टेस्ट करना चाहते हैं तो आप आयोडीन से भी टेस्ट कर सकते हैं कि पदार्थ का आपने जलीय विलयन बनाया और उसमें आपने आयोडीन डाला। जब आप आयोडीन डालेंगे, अगर पदार्थ नीला रंग देता है, ध्यान से सुनेंगे, अगर पदार्थ नीला रंग देता है तो क्या होगा, स्टार्च होगा। अगर पदार्थ नीला रंग नहीं देता है तो वहां पर स्टार्च नहीं होगा। अगर स्टार्च नहीं होगा तो क्या होगा, ग्लूकोज होगा। यानी ग्लूकोज जो होते हैं वो नीला रंग नहीं देते हैं, नीला रंग नहीं देता है, और स्टार्च जो होता है वो नीला रंग देता है। तो हमने क्या किया, लास्ट वाले में आयोडीन लिया, पदार्थ का जलीय विलयन बनाया, पदार्थ के जलीय विलयन में हमने आयोडीन डाला। आयोडीन डाल के हमने देखा अगर वो नीला रंग नहीं दे रहा है तो क्या होगा, ग्लूकोज होगा। अगर वो नीला रंग दे देता है तो क्या होगा, स्टार्च होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ग्लूकोज और स्टार्च का अंतर आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है, नोट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ आप इतना फोकस रखिए कि आपको सर जो समझा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो हमको ध्यान से पढ़ना है। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं एक और अंतर। वो अंतर हमारा क्या होगा, आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों लिखा हुआ है ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर। अब पहले हमने ये देखा था कि ग्लूकोज, सॉरी इसको काटना दोस्तों, अभी हमने क्या देखा था, ग्लूकोज और स्टार्च में अंतर क्या होता है। अब हम देखेंगे कि ग्लूकोज और सुक्रोज में क्या अंतर होता है। तो दोस्तों परीक्षण हम देखेंगे कि हमारे परीक्षण क्या हैं। परीक्षण वही हैं, पहला परीक्षण पदार्थ के जलीय विलयन में फेलिंग विलयन डालकर गर्म करने पर। आपको पता है जब आप ग्लूकोज अगर होता है तो फेलिंग विलयन डालकर गर्म करते हैं तो कैसा अवक्षेप देता है, लाल अवक्षेप देता है। कहानी वही रहेगी, यहाँ क्या लिख लेंगे, Cu2O का लाल अवक्षेप देता है। तो अगर ग्लूकोज होगा तब तो वो लाल अवक्षेप देगा, अगर ग्लूकोज नहीं होगा तो वो क्या होगा, लाल अवक्षेप नहीं देता है, लाल अवक्षेप नहीं देता है। अब बात करते हैं दोस्तों टालन अभिकर्मक के लिए। पदार्थ के जलीय विलयन में टालन अभिकर्मक डालकर गर्म करने पर क्या होता था, काला अवक्षेप देता था। अगर ग्लूकोज होता था तो काला अवक्षेप देता था, किसका, Ag का काला अवक्षेप देता है। और यहां पर क्या लिख लेंगे, काला अवक्षेप नहीं देता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, अगला परीक्षण, ये दोनों परीक्षण इंपॉर्टेंट है। अगला परीक्षण है पदार्थ के जलीय विलयन में रिसोर्सिनॉल का सांद्र HCl अम्ल में विलयन डालने पर। ठीक है, पदार्थ का जलीय विलयन लीजिए और रिसोर्सिनॉल का HCl अम्ल में एक विलयन बनाइए, फिर आप उसमें क्या करिए, उसको डालिए। ठीक है, पहले आपने क्या किया, पदार्थ का जलीय विलयन बनाया,
अब रिसोर्सिनॉल का HCl अम्ल में जो विलेन है उसमें आप क्या करिए, पदार्थ का जलीय विलेन डालिए। जब आप जलीय विलेन डालेंगे तो जो अगर ग्लूकोज होगा तो वो क्या होगा, वो कोई परीक्षण नहीं देता है, कोई परीक्षण नहीं देता है। और अगर सुक्रोज हुआ दोस्तों, अगर सुक्रोज हुआ तो वो क्या देगा, लिखेंगे। तो अगर हुआ तो वो लाल भूरा अवक्षेप देता है। दोस्तों क्या किया, पदार्थ लिया, पदार्थ का जलीय विलेन बनाया, रिसोर्सिनॉल और HCl अम्ल का एक विलेन है, ठीक है, उसमें हमने पदार्थ का जलीय विलेन डाला। जब जलीय विलेन डाला, अगर हमने देखा कि वो कोई परीक्षण नहीं दे रहा है, मतलब जैसा था वैसा ही है, तो क्या होगा, वहां पर ग्लूकोज होगा। अगर वो चेंज हुआ और चेंज होकर कैसा हो गया, लाल भूरा अगर अवक्षेप देगा तो वो कैसा होगा सर, वहां पर क्या उपस्थित होगा, सुक्रोज उपस्थित होगा। सो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठोस पदार्थ में सांद्र H2SO4 डालने पर, यानी अब आपको पदार्थ का जलीय विलेन नहीं बनाना है, जैसा पदार्थ दिया है वैसा ही आप रखिए, उसमें आप सांद्र H2SO4 की कुछ बूंदे डालिए। जब आप सांद्र H2SO4 की बूंदे डालेंगे तो एक विलेन होगा, विलेन प्राप्त होगा, और वह विलेन कैसा होगा, पीले रंग का होगा। तो क्या होगा, ग्लूकोज निश्चित होगा। अगर वो जब आप पदार्थ पर क्या कर रहे हैं, सांद्र H2SO4 डाल रहे हैं और पदार्थ क्या हो जाए, काला पड़ जाए, तो वो क्या होगा, वहां पर सुक्रोज उपस्थित होगा। तो दोस्तों इसको लिख लेते हैं, पीले रंग का विलयन बन जाता है जो बाद में भूरा हो जाता है। तो इसमें क्या लिख लेंगे, पदार्थ काला पड़ जाता है, पदार्थ काला पड़ जाता है। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि ग्लूकोज और सुक्रोज में हमको अंतर देखना था। पहले हमने क्या किया, फेहलिंग विलेन डाला, अगर लाल अवक्षेप दिया तो ग्लूकोज होगा, अगर लाल अवक्षेप नहीं दिया तो सुक्रोज होगा। फिर हमने देखा टालन विकर्मक डाला, गर्म किया, अगर काला अवक्षेप दे रहा है तो ग्लूकोज होगा, काला अवक्षेप नहीं दिया तो ग्लूकोज नहीं होगा। तीसरा परीक्षण हमने क्या देखा कि हमने रिसोर्सिनॉल और HCl अम्ल का क्या लिया, विलेन लिया, और पदार्थ का जलीय विलेन लिया। अब पदार्थ का जलीय विलेन डाला गया, जैसे ही जब आपने डाला तो आपने देखा अगर वो कोई परीक्षण नहीं दे रहा, मतलब जैसा है वैसा ही रहा, तो वहां पर ग्लूकोज होगा। अगर चेंज हुआ, और चेंज कैसा हुआ, लाल और भूरे रंग का अवक्षेप देता है, तो वो कैसा हो जाएगा, सुक्रोज हो जाएगा। अब यहाँ पर चौथा परीक्षण हमारा दोस्तों क्या कह रहा है कि पदार्थ कैसा होना चाहिए, ठोस, यानी जैसा पदार्थ आपको मिला है आप वैसा ही रखिए। आप उस पर थोड़ा सा सांद्र H2SO4 जब डालेंगे, H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जब आप डालते हैं, अगर पीले रंग का विलेन बन जाता है तो क्या होगा, ग्लूकोज होगा, और बाद में भूरे रंग का हो जाए, अगर विलेन कैसा या पदार्थ कैसा हो जाता है, काला पड़ जाता है, तो क्या होगा दोस्तों, वहां पर सुक्रोज उपस्थित होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अंतर हमको देखना था दोस्तों, ये अंतर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज और सुक्रोज में अंतर, ग्लूकोज और स्टार्च में अंतर, और भी हम आगे अंतर कराएंगे। ये अंतर कई बार क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो दोस्तों इन अंतर को आप इसके बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे, कुछ नहीं करना है। इनको जब आप एक बार मन लगाकर पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। और दोस्तों याद करने के लिए हम आपको नोट्स भी दे रहे हैं, आप क्या करेंगे, यहां से समझेंगे और नोट्स से उनको पढ़ भी लेंगे। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आई होंगी। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।